फिर हेमा झूठे बर्तन कुएं के पास ले जाकर धोती है और फिर उन्हें पेड़ के ऊपर वाली रसोई में रखकर अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। तभी अमित धीरे से कमरे में आता है और हेमा के पैर दबाने लगता है। ये क्या कर रहे हैं? ये दिखावा क्यों? जब मुझे मदद की जरूरत थी तब तो आप नहीं आए। अरे मैं क्या करूं हेमा, शादी के बाद से ही घर वाले मेरे खिलाफ हो गए हैं। अगर मैं सबके सामने तुम्हें प्यार जताऊंगा तो और ताने मिलेंगे। तुम जानती हो ना घर वालों का व्यवहार कैसा है। हाँ अमित, मैं समझ सकती हूँ। जब से मैं इस घर में आई हूँ कभी सम्मान नहीं मिला, सिर्फ नफरत और अवहेलना मिली है। ना जाने कब ये लोग समझेंगे कि मैं भी इंसान हूँ और मेरे अंदर भी फीलिंग है। अपने पति का प्यार महसूस करके हेमा परिवार वालों के ताने और सारी परेशानियां भूलकर गहरी नींद में सो जाती है। उसकी यही दिनचर्या थी, अकेले ही गांव जितने परिवार को पेड़ के ऊपर वाली रसोई में खाना बनाकर खिलाना और सबकी बातें सुनना। समय कुछ दिन बाद शाम को पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ गन्ने का रस पीते हुए। अब हमें छोटे बेटे विवेक की भी शादी कर देनी चाहिए, कहीं वो भी किसी लड़की को भगा ना लाए। हाँ, और अगर उसने ऐसा किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, मुझसे पहले ही हेमा बहू बर्दाश्त नहीं होती, उसे कैसे बर्दाश्त करूंगी। तभी वहाँ हेमा आती है और उन दोनों की बातें सुनकर, मम्मी जी, मुझ में आखिर कमी क्या है? मैं तो सबका इतना सम्मान करती हूँ, फिर भी आप ऐसा कह रही हैं। चुप कर, मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा। जा यहाँ से अपने कमरे में जा। हेमा अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसके सास ससुर उसके छोटे देवर विवेक की शादी रानू से करवा देते हैं। पूरा परिवार विवेक और रानू की शादी में बहुत खुश होता है। पूरा परिवार उसका जोरदार स्वागत करता है और उसकी मुंह दिखाई की रस्म भी बड़ी धूमधाम से की जाती है। शादी की अगली सुबह रानू हॉल में आती है और वहां बैठे सबके पैर छूती है। मम्मी जी, किचन कहाँ है? मुझे पहली रसोई बनानी है। अरे बहू, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी जेठानी से खाना बनवा देंगे, तुम बस हाथ लगाकर खाना शुभ कर देना। तभी रानू खिड़की से हेमा को पेड़ की तरफ जाते देखती है। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी आई। रानू कमरे से निकलकर हेमा के पास जाती है और उसके पैर पकड़ती है। खुश रहो दीदी। घर का किचन कहाँ है? मुझे अपनी पहली रसोई बनानी है। हेमा पेड़ की ओर इशारा करते हुए। वो देखो, वो रही रसोई। रानू बड़े गौर से बरगद के पेड़ के ऊपर बनी रसोई देखती है और उसकी आंखें खुली की खुली और मुंह फटा का फटा रह जाता है। क्या? ये तो पेड़ है, वहाँ रसोई क्यों है? और वहाँ खाना कौन बनाता है? खाना बनाना तो छोड़ो, वहाँ राशन पानी और ईंधन कैसे और कौन ले जाता है? तुम्हारी जेठानी यानी मैं। तभी अपने कमरे से हॉल में आ रही सुशीला रानू को आवाज लगाती है। बहू रानू, इधर आना जरा। हेमा वहीं खड़ी रह जाती है और रानू वहां से चली जाती है। तभी हेमा के पास उसकी सास दीपा आती है और उसके कान में कुछ कहती है। उसकी बात सुनकर हेमा चुपचाप पेड़ के ऊपर वाली रसोई में चढ़ जाती है। कुछ देर बाद हॉल में गांव जितना बड़ा परिवार इकट्ठा हो जाता है और हेमा वहां एक बड़े से बर्तन में खीर लेकर पहुंचती है। दीपा उसे देखकर नीतू के साथ उसके पास आती है और, छोटी बहू, खाने के बर्तनों को छूकर शुभ कर दो और हॉल में बैठे अपने गांव जितने बड़े पूरे परिवार को सर्व करके अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करो। हेमा की तरफ देखकर, बड़ी बहू, तुम अपनी देवरानी की मदद करवाओ। जी मम्मी जी। हेमा खीर के बर्तन पर हाथ लगाती है और फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पूरे परिवार को सर्व करती हैं। सब खाना शुरू करते हैं। वाह रानू बहू, तुम्हारे हाथ लगते ही खीर का स्वाद जैसे और बढ़ गया है। बिल्कुल हेमा बहू, तुम भी खाओ और समझो, इसे कहते हैं स्वाद। हाँ छोटी भाभी, अब से आप ही बड़ी भाभी के बनाए खाने को हाथ लगाकर स्वादिष्ट बनाएगा ना। बड़ी भाभी के हाथों में तो स्वाद ही नहीं है। नंद जी, मैं पेड़ वाली रसोई में गांव जितने बड़े परिवार को सुबह शाम और रात तीनों टाइम का खाना बनाकर खिलाती हूँ। पूरे दिन में दर्जनों बार मुझे पेड़ में चढ़ना और उतरना पड़ता है। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद मेरी कोई मदद नहीं करवाता और ताना मारने के लिए सब एक साथ हो जाते हैं। अगर मेरे खाने में स्वाद नहीं है तो किसी को मेरा बनाया खाना छूने तक की भी जरूरत नहीं है। हेमा बहू, मेरी बेटी को कुछ भी बोलने की हिम्मत मत करना। ये याद रखना कि उसके सामने मैं खड़ी हूँ। हाँ, देख रही हूँ मम्मी जी कि किसके साथ कौन है। अगर सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत किसी में होती तो मेरा भी साथ कोई ना कोई देता, लेकिन ससुराल में सब बस अपना पराया करने में लगे हैं। हेमा रोते हुए वहां से चली जाती है। अपनी जेठानी के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है छोटी बहू। वो ऐसी ही है, बात का बतंगड़ बना देती है। उसे लगता है कि हम उससे प्यार नहीं करते। अगर ऐसा होता तो क्या हम उसे इस घर में रहने देते? तुम ही बताओ। ऐसे ही एक दो दिन बीत जाते हैं और फिर एक दोपहर जब रानू अपने कमरे से हॉल जाने के लिए निकलती है तो आंगन में खड़े अपने ससुर और जेठानी की बातें सुनती है। ससुर जी, मैंने क्या गलती की है? मैं पहले ही नंद जी को सब बता कर गई थी, फिर भी उनकी लापरवाही की सजा मुझे दी गई। अगर उस दिन कोई बड़ा हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? तुम्हारी गलती ये है कि तुम गांव जितने बड़े परिवार में उनकी बिना पसंद और मर्जी से ब्याह कर आई हो। इतना बोलकर अरुण वहां से हॉल में चला जाता है
और हेमा वहीं चुपचाप खड़ी रहती है। तभी उसके पास अमित आता है और हेमा, यहाँ धूप में खड़ी क्या कर रही हो? चलो अंदर चलो। हेमा को अमित हॉल में ले जाता है। रानू उन दोनों को देखते रह जाती है। फिर अगले दिन दोपहर के समय अचानक मौसम खराब हो जाता है। तेज आंधी चलने लगती है, जिस वजह से पेड़ पर टिकी सीढ़ी हिलने लगती है। लेकिन हेमा भारी सब्जी की टोकरी लेकर सीधी से पेड़ पर बनी रसोई में चढ़ने की कोशिश करती है। तभी उसका पैर फिसलता है, लेकिन खुशकिस्मती से रानू पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है। जेठानी जी ध्यान से, अभी आपको चोट लग जाती। जो चोट मेरे दिल में लगी है रानू, उससे गहरी चोट तो नहीं लगती। शरीर के घाव भर जाते हैं, मन के नहीं। जेठानी जी आप क्या कह रही हैं? आपके मन को चोट किसने पहुंचाई है? किसी ने नहीं, मेरे अपनों ने ही दिए हैं ये जख्म। हवा शांत होने पर हेमा रसोई तक पहुंच जाती है और वहां पहले सूखे पत्ते और पक्षियों की गंदगी साफ करने लगती है। तभी सीढ़ी चढ़कर उसकी देवरानी भी वहां पहुंच जाती है। उसकी नजर वहां फैली गंदगी पर नहीं, बल्कि वहां से दिखाई दे रहे पूरे गांव पर पड़ती है। जेठानी जी ये रसोई तो बहुत कमाल की, आपको तो बहुत मजा आता होगा यहाँ पर खाना बनाने में। हाँ बस थोड़ी मेहनत लगती है होगी। अभी तुम्हें ये रसोई कमाल की लग रही है ना? जब दोपहर में धूप लगेगी, गर्मी होगी, पंछी परेशान करेंगे और सूखे पत्ते खाने में गिरेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ खाना बनाने में मजा आता है या अपने नसीब पर रोना आता है। तीनों टाइम का खाना बनाने से पहले और बाद में मुझे यहाँ सफाई भी करनी पड़ती है। जेठानी जी अब से आपको अपने कर्मों पर रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब से आपकी देवरानी भी खाना बनवाने में आपकी मदद करवाएगी। रसोई की सफाई करवाने में रानू हेमा की मदद करवाने लगती है। तभी उसका ससुर पेड़ के नीचे आता है और रानू को पेड़ के ऊपर वाली रसोई में चढ़ा देखकर, अरे छोटी बहू, तुम वहाँ क्या कर रही हो? नीचे उतरो, चोट लग जाएगी। पापा जी मैं जेठानी जी की मदद कर रही हूँ, आप मेरी चिंता मत करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे तुम नीचे आओ, तुम्हारी जेठानी बनाएगी खाना, तुम उस पेड़ वाली रसोई में खाना नहीं बना पाओगी। पापा जी आप मेरी फिक्र मत करिए, जेठानी जी है ना मेरे साथ, मुझे संभाल लेंगी। अरुण चुपचाप वहां से चला जाता है। रसोई की सफाई करवा के रानू रसोई से नीचे उतरकर अपने कमरे में पहुंचती है और उसकी जेठानी रसोई में मिट्टी के चूल्हे में आग जलाकर खाना बनाने लगती है। तभी एक बार फिर हवा का तेज झोंका आता है और अचानक चूल्हे की आग बेकाबू हो जाती है। हेमा घबराकर, आग आग, कोई बचाओ, आग लग गई है। घर के सभी सदस्य हॉल में बैठे होकर भी उसकी आवाज सुनकर अनसुना कर देते हैं। रानू हेमा की आवाज सुनकर दौड़ती है तुरंत और कुएं के पास से एक बड़ा बाल्टी पानी उठाती है और सीढ़ी चढ़कर पेड़ के ऊपर वाली रसोई में पहुंचकर चूल्हे पर डाल देती है, जिससे तुरंत आग बुझ जाती है। रानू कांपते हुए फर्श पर बैठ जाती है और रोने लगती है। जेठानी जी आप ठीक तो है ना? आप आग के बिल्कुल करीब खड़ी थी। जाओ देवरानी जी यहाँ से चली जाओ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अरे जेठानी जी आप क्या कह रही हैं? मैं आपको अकेला छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। रानू हेमा को गले से लगा लेती है और कितना बड़ा हादसा हो सकता था। आप आग के कितने करीब थीं और किसी ने आपकी आवाज तक नहीं सुनी। सुनकर भी सबने अनदेखा कर दिया। इसीलिए क्योंकि यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी परवाह नहीं है। जेठानी जी कोई तो बात है जो आप मुझसे छिपा रही हैं, नहीं तो ऐसे ही कोई किसी से मुंह नहीं फेर सकता। मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। जब तक आप बताएंगी नहीं मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। हेमा अपनी देवरानी की आंखों में खुद के लिए प्यार और फिक्र देखती है और ये सब उस दिन से शुरू हुआ था जिस दिन से मैंने तुम्हारे जेठ जी से शादी करके इस गांव जितने बड़े परिवार में पहला कदम रखा था। लाल साड़ी पहने, मांग में सिंदूर भरे, गले में मंगलसूत्र पहने हेमा अपने पति अमित के साथ जैसे ही हॉल में पहला कदम रखती है, वहां मौजूद अमित का गांव जितना बड़ा पूरा परिवार उसे देखकर हैरान हो जाता है। अमित की माँ दीपा उन दोनों के पास आती है और ये क्या किया तूने अमित? माँ मैं हेमा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग कभी इस मेरी शादी के लिए नहीं मानते, इसलिए मैंने आप सबसे बिना बताए हेमा से शादी कर ली। तूने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की है। मैं इस लड़की को अपनी बहू नहीं मानता। अगर तू इसे पत्नी बना ही लाया है तो ये सिर्फ तेरी पत्नी है, इस परिवार की बहू नहीं। ठीक है, आप हेमा को अपना मानो या ना मानो, लेकिन ये अब मेरी पत्नी है। अमित हेमा को कमरे में ले जाता है। लव मैरिज की वजह से हेमा के प्रति गांव जितने बड़े परिवार का रवैया अच्छा नहीं रहता, क्योंकि किसी ने भी उसे नहीं अपनाया था। फिर भी वो पूरे परिवार को अपना मानकर दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती है। वो सबके लिए तीनों टाइम का खाना बनाती है और अकेले ही गांव जितने बड़े घर की साफ सफाई भी करती है। एक दिन रसोई में हेमा खाना बनाकर बर्तन गैस चूल्हे से नीचे उतार कर रखती ही है कि तभी उसकी बड़ी नंद निशा का बेटा विवान आंगन में मुट्ठी में धूल लेकर आता है और खाने के बर्तनों में डालकर वहां से भाग जाता है। हेमा हॉल में बैठे अपने सास ससुर के पास जाती है। पापा जी देखिए ना, नाना जी के बेटे विवान ने खाने में मिट्टी मिला दी है, सारा खाना खराब हो गया है। बहू तू खुद लापरवाह है और बच्चों पर इल्जाम लगा रही है।
अगर उन्होंने मिट्टी डाली है तो तुझे ध्यान रखना चाहिए था ना कि बर्तन खुले ना हो। अपना मुंह लिए हेमा वहां से चली जाती है और फिर अगले दिन जब वो रसोई में खाना बना रही थी तभी विवान लोटे में पानी लेकर आता है और कढ़ाई में डाल देता है। हेमा परेशान होकर निशा के पास उसके कमरे में जाती है और बाल संवार रही निशा से। नंद जी देखिए ना, विवान कितना शरारती है, उसने खाने में पानी डाल दिया, अब मुझे पूरा खाना फिर से बनाना पड़ेगा। अभी ये क्या बात हुई? मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ आप मेरे बेटे की शिकायत ही करती रहती हैं। आपको मेरा बेटा पसंद नहीं है तो मैं अभी उसे लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। तभी दीपा और अरुण वहां आ जाते हैं। निशा बेटी, तू यहाँ से नहीं जाएगी, तू हमारी बेटी है, जाएगी तो ये जो हमारी बिना मर्जी के आई है। अपने कमरे से अमित उन सभी की बातें सुनकर भागा हुआ वहां आता है और माँ, क्या आप लोग बिना सोचे समझे हेमा के पीछे पड़ रहे हैं? कम से कम ये तो देख लीजिए कि सही कौन है और गलत कौन है। तू बहू का साथ दे रहा है, लगता है तू जोरू का गुलाम हो गया है। अमित रहने दो, मेरे लिए अपने आप को परिवार वालों की नजरों में और मत गिराओ। मैं ही गलत हूँ, यही मान लेते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन दोपहर का खाना बनाकर हेमा खाने के बर्तन अच्छे से ढककर आंगन में खड़ी निशा के पास जाती है और नंद जी, मैंने खाना बना दिया, प्लीज ध्यान रखना विवान रसोई में ना आए। मैं खेत से सलाद के लिए ककड़ी और खीरा लेने जा रही हूँ। इतना बोलकर हेमा वहां से चली जाती है और निशा फोन पर अपनी सहेली से बातें करने में मगन हो जाती है। तभी विवान रसोई में आता है और दाल के गर्म बर्तन में हाथ डाल देता है। उसका हाथ जल जाता है। उसके चिल्लाने पर सब रसोई की तरफ दौड़ते हैं और जब खेत में हेमा घर आती है तो देखती है कि हॉल में सोफे पर लेटे विवान के हाथ में डॉक्टर पट्टी बांध रहे हैं और पूरा परिवार उन्हें घेर कर खड़ा है। मैंने पट्टी बांध दी है, अब ध्यान रखना कि ये गर्म चीजों से दूर रहे। जैसे डॉक्टर वहां से जाता है दीपा हेमा की तरफ मुड़ती है। मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक, ले लिया तूने मासूम बच्चे से बदला। क्या हुआ? मैंने क्या किया जो आप ऐसा बोल रही हैं? मेरे नवासे का हाथ जल गया तेरी वजह से। तूने किचन में ताला क्यों नहीं लगाया था? किचन में ताला? आज तक तो कभी ताला नहीं लगा और मैं तो नंद जी को बोलकर गई थी कि विवान को किचन में ना जाने दे। भाभी, अपनी गलती का ठिकरा मुझ पर मत फाड़ो। लापरवाही तुम्हारी है, मेरी नहीं। कोई हेमा की बात नहीं सुनता, सब उसे ही खरी खोटी सुनाते हैं। बहू, बहुत हो गया, तेरी लापरवाही की कोई माफी नहीं है। आज से तू घर की मुख्य रसोई में खाना नहीं बनाएगी। लेकिन मम्मी जी, मैंने क्या किया है? गलती तो बस। चुप, हमें कोई सफाई नहीं चाहिए। अब से इस गांव जितने बड़े परिवार का खाना ऐसी जगह बनेगा जहां से खाना बच्चों की पहुंच से दूर रहे। तभी अरुण का ध्यान आंगन में लगे बरगद के पेड़ पर जाता है। अब से खाना तो पेड़ के ऊपर रसोई बनाकर बनाएगी। हाँ, ये फैसला फाइनल है। अभी जा और पेड़ के ऊपर रसोई बना ले। अब से तू घर की मुख्य रसोई में खाना बनाते हुए दिख मत जाना। बीती बातें याद करके हेमा की नम आंखें एक बार फिर से नम हो जाती हैं। बस उस दिन से रसोई पेड़ के ऊपर बना दी गई और मैं अकेली ही हवा, पंछियों, मौसम और धूप से जूझती हुई पूरे परिवार के लिए खाना बना रही हूँ। जेठानी जी, ये कितना गलत हो रहा है आपके साथ। क्या करूँ देवरानी, मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर में। जैसे मैं किसी की बेटी नहीं, बस एक नौकरानी हूँ। जेठानी जी, अपनी बेटी इन्हें प्यारी है पर दूसरे की बेटी का दर्द इन्हें नहीं दिखता। मैं चुप नहीं रहूंगी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम क्या करोगी? इन्हें समझाना मुश्किल है। आप चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। आप देखना, इन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। अपनी जेठानी से बात करके सच्चाई जानने के बाद रानू का व्यवहार गांव जितने बड़े पूरे परिवार के लिए एकदम बदल जाता है। वो बेपरवाह हो जाती है। उसने उसके अगले दिन दोपहर के समय रानू अपने कमरे में फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। तभी उसका पति विवेक खेत में काम करके घर में आता है और रानू, एक गिलास पानी ला देना जरा। विवेक जी, प्यास लगी है तो खुद जाकर पानी ले लीजिए ना। मैं अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही हूँ। क्या क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना। रानू की बात सुनकर विवेक कमरे से बाहर निकल जाता है। उस दिन के बाद रानू चाहे अपने कमरे में हो या हॉल में सबके जानबूझकर फोन में कभी अपने मायके वालों से तो कभी अपनी सहेलियों से बात करती रहती है। एक सुबह जब उसकी जेठानी पेड़ के ऊपर वाली रसोई में नाश्ता बनाकर हॉल में गांव जितने बड़े परिवार को सर्व कर रही थी तभी उसकी सास, बहू रानू, क्या बात है, आजकल फोन पर ध्यान कुछ ज्यादा ही रहता है। दिन भर फोन में ही लगी रहती हूँ। मम्मी जी, जरूरी भी है, आजकल मायके वालों से बात करना बहुत जरूरी हो गया है। विवेक और बाकी घरवाले एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। उसी दिन रात के समय जब विवेक और रानू अपने कमरे में होते हैं तभी, रानू, मैं देख रहा हूँ तुम आजकल घर वालों के साथ कम और फोन में ज्यादा व्यस्त रहती हो। तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया मतलब? जैसे यहाँ ससुराल में बेटियों के लिए सोचते हैं, वैसे ही मेरे लिए मेरे मम्मी पापा सबसे पहले हैं। रानू का अचानक बदला व्यवहार सबकी समझ से परे था। फिर एक दिन वही होता है जिसका रानू को इंतजार था। उसकी बड़ी नंद निशा अपने बेटे विवान के साथ वहां आती है और अपना रौब हेमा पर झाड़ने लगती है। एक दिन दोपहर के समय हेमा जब पेड़ के ऊपर वाली रसोई में खाना बनाने के लिए पेड़ के पास जाती है तभी निशा उसके पास आती है और
भाभी मेरे बेटे को दलिया बनाकर दे देना, उसका पेट खराब है, और हाँ मेरे कपड़े भी पड़े हैं, धो देना। तभी रानू पीछे से आता है और हेमा का हाथ पकड़ लेती है। जेठानी जी क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ अभी के अभी। लेकिन कहाँ देवरानी जी, बस चलो, सवाल मत पूछो। रानू निशा की बात को पूरी तरह अनसुना करके हेमा को वहां से गांव के बाहर वाले तालाब में ले जाती है। हेमा बड़े ध्यान से तालाब के आसपास बैठे पक्षी देखती है। मुझे पता ही नहीं था इस गांव में इतना सुंदर तालाब भी है। पता कैसे चलता जेठानी जी, आपको तो पेड़ वाली रसोई की कैद में बांध कर रखा था, पर अब नहीं। अब उन्हें समझ में आएगा कि मायके में भले ही हक बेटियों का ज्यादा होता है, लेकिन ससुराल बहुएं ही चलाती हैं। लेकिन इससे क्या होगा, क्या उनकी सोच मेरे लिए बदल जाएगी? बदलनी ही पड़ेगी। अभी तो असली खेल शुरू हुआ है बड़ी ननद के आ जाने से। अब उन्हें समझ आएगा कि ससुराल बहू के बिना नहीं चल सकता। लेकिन अभी आप इस बात की चिंता मत करो, अभी तो आप नहाओ। दोनों देवरानी जेठानी दोपहर से शाम तक तालाब में नहाती रहती हैं और इधर घर में पूरा परिवार भूख से बेहाल हो जाता है। आंगन में खड़ी निशा, शिवानी और वंदना इधर उधर देखते हुए। ये दोनों भाभियां कहाँ मर गई हैं? शाम हो गई है और अब तक चूल्हा भी नहीं जला। तभी वहाँ विवान आता है। मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। विवान बेटा बस थोड़ा सब्र कर, तेरी मामियां आती ही होंगी। ये भाभियां भी ना पता नहीं कहाँ गायब है, दोपहर से शाम हो गई अभी तक घर नहीं आई। तभी हेमा और रानू गीले बाल सुखाते हुए वहाँ पहुँचती हैं। हॉल में बैठी दीपा उन्हें देखती है और तुरंत आंगन में पहुँच जाती है। कहाँ थी तुम दोनों? घर में सब भूखे बैठे और तुम लोग गायब हो, ये क्या बदतमीजी है? मम्मी जी हम नहाने गए थे, और रही बात खाना बनाने की, तो आप लोग हाथ पैर से लाचार तो नहीं है, खाना खुद भी बनाया जा सकता है। क्या रानू भाभी, तुम हमें खाना बनाने के लिए बोल रही हो? हाँ ननद जी, इस गांव जितने बड़े परिवार में खाना सिर्फ बहुएं ही क्यों बनाए, बेटियां भी बना सकती हैं। आपको भूख लगी है तो खाना आप क्यों नहीं बना सकती? रानू हेमा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे की तरफ ले जाती है। वो सभी हैरान होकर उन्हें जाते हुए देखती हैं। हॉल में बैठा अरुण उन सभी की बातें सुन रहा था। ये छोटी बहू का जुबान कब से इतनी लंबी हो गई? हमने तो इसे सीधा साधा समझा था। आंगन से दीपा हॉल में पहुंचती है और अरुण की बात सुनकर। पक्का ये बड़ी बहू हेमा ने ही इसे भड़काया है। कुछ देर बाद अरुण और दीपा गुस्से में वहां से निकलते हैं। हेमा और अमित के कमरे में घुसते हैं और बेड पर बैठे अमित के पास जाकर। अमित, अपनी पत्नी को समझा। पहले वो अपनी नंद और उसके बेटे से चिढ़ती थी, अब उसने रानू को भी अपने रंग में रंग लिया है। तभी दंदनाती हुई रानू और हेमा कमरे में आती हैं और पापा जी, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जिसे कोई भी भड़का सकता है। मेरी 2 आंखें हैं जो सब देखती हैं और एक दिमाग है जो सब समझता है। तो फिर तुम अपनी जेठानी का साथ क्यों दे रही हो? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप गलत हैं और मैं जानती हूँ कि आप जेठानी जी को पसंद क्यों नहीं करते। इसीलिए आप हमेशा जेठानी जी को गलत ठहराते और इसीलिए उन्हें पेड़ के ऊपर वाली रसोई में खाना बनाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अब बहुत हुआ, अब से जेठानी जी सिर्फ अपने लिए खाना बनाएंगी, जिसे जो खाना है वो खुद बनाए। रानू की बात सुनकर दोनों अपना मुंह लिए हॉल में पहुंच जाते हैं और वहां बैठकर ये फैसला होता है कि अब खाना निशा, शिवानी और वंदना बनाएंगी। लेकिन अगले दिन की सुबह पेड़ के ऊपर वाली रसोई में सिर्फ निशा पहुंचती है और वहां झाड़ू लगाकर मिट्टी के चूल्हे में आग जलाने की कोशिश करती है। उफ, कितनी गर्मी है यहाँ, इससे अच्छा तो ससुराल में ही थी, मैं कहाँ आकर फंस गई। तभी रानू वहां आती है। ननद जी, आप तो एक ही दिन में खाना बनाकर परेशान हो गई। अब समझ में आया जेठानी जी कितना परेशान होती थी गांव जितने बड़े परिवार के लिए अकेले खाना बनाकर। तभी अमित और विवेक वहां आते हैं और निशा दीदी, विवान कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। होगा यहीं कहीं खेल रहा होगा। अब मैं उसे पल्लू से बांध कर तो रखती नहीं हूँ जो मुझसे पूछ रहे हो। तभी हेमा भीगे हुए विवान को गोद में उठाए हुए दौड़ती हुई वहां आती है। विवान डर के मारे बुरी तरह कांप रहा है। विवान को देखकर निशा तुरंत पेड़ वाली रसोई से नीचे उतरकर आती है और हेमा से अपनी गोद में ले लेती है। क्या हुआ मेरे बच्चे को, इतना डरा हुआ क्यों है? मैं खेत से जा रही थी, तभी दयाराम काका भागे हुए मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि विवान पानी में डूब रहा था, अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो। निशा विवान को गले लगाकर रोते हुए, बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम्मा, बड़ी मामी ने मुझे बचा लिया। वो सभी तुरंत विवान को हॉल में ले जाकर सोफे पर लेटा देते हैं और वहां बैठे पूरे परिवार से विवान के साथ घटी घटना के बारे में बताते हैं। ये सब तुम्हारी लापरवाही है हेमा। अगर तुम खाना बनाती तो निशा को खाना नहीं बनाना पड़ता और वो अपने बेटे का ध्यान रखती। बस बहुत हुआ। आज भी आप अपनी बेटी की गलती का ठीकरा जेठानी जी पर फोड़ रही हैं। उस दिन भी गलती ननद जी की थी, उन्होंने विवान पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से विवान का हाथ चला। सजा जेठानी जी को मिली और आज भी वही हो रहा है। अरुण, दीपा, अमित और विवेक विवान को हॉस्पिटल ले जाते हैं। उनके साथ निशा भी जाती है। हॉस्पिटल से वापस लौटने के बाद अरुण और दीपा रात के समय अपने कमरे में बैठे रानू की बात पर गौर करते हैं और फिर भले ही छोटी बहू की बात हमें कड़वी लगी, लेकिन वो सही कह रही है। हमने गलती की है, बहुत बड़ी गलती। हाँ, वक्त अभी भी है।
हमने गुस्से में अपनी बहू को बहुत सजा दे दी और फिर भी उसने इतना अपमानित होने के बाद भी विवान को बचाया। वो दोनों अगली सुबह आंगन में झाड़ू लगा रही हेमा के पास जाते हैं और बहू हमें माफ कर दो, तुम हमारी पसंद नहीं थी, इसीलिए तुम्हारी गलती ना होने के बावजूद हमने तुम्हें सजा दी। लेकिन अब हम समझ गए हैं कि भले ही हमने तुम्हें बहू नहीं माना, लेकिन तुम इस घर की बहू हो और तुमने हमें दिल से अपनाया है। न सिर्फ हमें बल्कि गांव जितने बड़े पूरे परिवार को भी। और अब से तुम इतने बड़े परिवार के लिए पेड़ के ऊपर वाली रसोई में खाना नहीं बनाओगी। खाना वहीं बनेगा जहां पहले बनता था, मतलब हमारी पारंपरिक रसोई में। रानू उन दोनों की बातें सुनती है और सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरकर हेमा के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। देखा जेठानी जी, मैंने कहा था ना कि एक दिन पूरा परिवार आपको अपना लेगा। हाँ देवरानी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे गांव जितने बड़े परिवार के लिए पेड़ के ऊपर बनी रसोई में खाना नहीं बनाना पड़ेगा और अब से मैं भी गांव जितने बड़े परिवार का हिस्सा हूँ।